वन हम आज जा रहे हैं स्टार्ट करने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। हमने पूरा जीरो लॉ पढ़ लिया था, फर्स्ट लॉ भी हो चुका था। फर्स्ट लॉ का हमने डिमेड ही पढ़ लिया था, एंट्रोपी भी आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि सेकंड लॉ क्या होता है। तो एक्चुअली सेकंड लॉ क्या करता है, इट गिव्स द आइडिया वेदर अ गिवन प्रोसेस कैन ऑकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट, और अगर अकर कर रहा है तो ये अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज़ गोइंग टू अकर। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में कि इट गिव्स द आइडिया whether a given process can occur spontaneously। पहला ये हमको ये वाला आइडिया देगा। दूसरा क्या देगा आइडिया कि अगर ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो इट विल गो अप टू व्हाट एक्सटेंट। तो सेकंड, इट गिव्स आइडिया दैट द प्रोसेस इज गोइंग टू व्हाट एक्सटेंट, कितना दूर तक प्रोसेस हमारा जाएगा। तीसरा क्या बोल रहे हैं, इट ऑल्सो हेल्प अस टू कैलकुलेट मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तीसरा क्या हमें देगा आइडिया, इट ऑल्सो हेल्प अस टू कैलकुलेट द maximum fraction of heat that can be converted into work in a given process। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्यों आया और ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। अब अगर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट की बात करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले क्लॉसियस ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट दिया था। कौन दिया था, क्लॉसियस, CLAUSIUS, क्लॉसियस ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन दैट इज एबल टू कन्वे हीट बाय अ साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम अ कोल्डर to a hotter body unless work is done on the machine by some outside agency। या इनका कहने का मीनिंग क्या था कि it is not possible to convert heat into work without any compensation। और इनको क्या कहना था कि all the forms of energy can be converted into heat energy but heat cannot be converted into other form of energy fully by any process। तो ये तीन स्टेटमेंट क्लॉसियस ने दिया था। पहला इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था क्लॉसियस ने कि इट इज नॉट पॉसिबल to convert heat into work। it is not possible to convert heat into work without compensation। हम पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी कॉम्पनसेशन। और इन्होंने इसी को दूसरा सेंटेंस में क्या बोला था
कि all forms of energy can be converted, all form of energy can be converted into heat energy, but heat cannot be converted into other form of energy, fully by any process। सही बात है, पूरे हम हीट को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ हीट सराउंडिंग में लॉस होगा, है कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट कौन दिया था? क्लॉसियस ने दिया था। दूसरा, इनके बाद एक थॉमसन आए थे। थॉमसन ने क्या स्टेटमेंट दिया था? थॉमसन ने क्या दिया कि द हीट ऑफ द कोल्डेस्ट बॉडी among those participating in a cyclic process cannot serve as a source of work. What do you mean by cyclic process? जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर आके हम एंड कर गए। तो थॉमसन ने क्या बोला था कि द हीट ऑफ द कोल्डेस्ट body among those participating in a cyclic process cannot serve as source of work, ये किसने बताया था? ये थॉमसन दिए थे। ये सब के सब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। इसके बाद आपको आ गए थे कैल्विन प्लैंक। अब देखिए इन्होंने क्या दिया स्टेटमेंट। कैल्विन प्लैंक का क्या कहना था कि इट इज इम्पॉसिबल बाय द मीन्स ऑफ इमिटेट मटेरियल एजेंसी टू ड्राइव मैकेनिकल वर्क ऑफ एफर्ट फ्रॉम एनी पोर्शन ऑफ मैटर by cooling it below the temperature of the coldest of the surrounding object। मतलब it is impossible to construct a heat engine of 100% thermal efficiency। क्या इनको बोलना था कि हम ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बना सकते जो 100% एफिशिएंसी दे, कुछ ना कुछ लॉस होगा। आप बाइक खरीदते हो तो बाइक में बोलता है माइलेज 71, क्या 71 आता है? नहीं। स्टार्ट करने में कुछ फ्यूल्स का वेस्ट हुआ, कहीं पर ट्रैफिक जाम है वहाँ पर गाड़ी को वेट किया, वहाँ लॉस हुआ, तो क्या हमें पूरा मिलेगा एफिशिएंसी? नहीं मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला था कि इट इज इम्पॉसिबल to construct a heat engine of 100% efficiency। 100% efficiency बेटा इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल ये होता है ईटा। क्लियर है? तो ये कुछ हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। नेक्स्ट हम बात ये करते हैं कि जो फर्स्ट लॉ था इट वाज डीलिंग विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। लेकिन सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ हमें
फ्लो ऑफ एनर्जी का डायरेक्शन दिया। क्या दिया? फ्लो ऑफ एनर्जी का डायरेक्शन दिया। तो सेकेंड लॉ के लिए हमने दोनों प्रोसेस बात किया था, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम शॉर्ट में लिखते हैं स्लॉट। स्लॉट मीन्स एस से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम क्या बोल रहे हैं? स्लॉट। इसको हम दो प्रोसेस के लिए काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बार हमने ले लिया रिवर्सिबल प्रोसेस, एक बार हमने क्या ले लिया इसका? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसके लिए क्या होगा? जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ हीट बाय टेम्परेचर। और हम क्या लिख सकते हैं? चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी इनटू टेम्परेचर। ये हमारा हो गया कब? जब हमारा सिस्टम क्या है? रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जब मेरा सिस्टम इरिवर्सिबल है, मतलब इट इज़ प्रोसीडिंग इन ओनली वन डायरेक्शन, इट इज़ नॉट प्रोसीडिंग इन आइदर डायरेक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो हमारा चेंज इन एंट्रोपी है इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डी क्यू बाई टी। क्या हो जाएगा? इक्वल टू डी टी बाई टी। यही हमारा हो गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या हो गया? मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर बोथ द प्रोसेस, रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। दोनों में डिफरेंस क्या है कि रिवर्सिबल में हमारा इक्वल आता है, इरिवर्सिबल में मेरा क्या आता है? इनइक्वालिटी। क्या आता है? इनइक्वालिटी। अब इनका एक एप्लीकेशन है कार्नोट साइकिल। क्या है? कार्नोट साइकिल, जहां क्या करता है? हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। आइए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क। कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क, ये हमें कहाँ से मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ कार्नोट साइकिल, CARNOT, कार्नोट साइकिल। अब देखो ये वाला आपके जेई के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेडिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्लस जो बच्चे इंजीनियरिंग में हैं उनके लिए फर्स्ट ईयर में भी ये वाला थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल साइंस, उसमें भी आएगा ये। चलिए, एक्चुअली कार्नोट क्या है? कार्नोट एक इंजीनियर का नाम था। कार्नोट जो है एक इंजीनियर का नाम था, और ये कहाँ का इंजीनियर था? फ्रेंच मतलब फ्रांस। ये एक फ्रांस का इंजीनियर था जिसने क्या किया कि एक थ्योरेटिकल एंड इमेजिनरी रिवर्सिबल साइकिल को बनाया, जिसको उन्होंने बोला कार्नोट साइकिल, ताकि वो मैक्सिमम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। क्या हुआ? हमें तो पता है कि जितना हीट है उसको हम पूरा तो वर्क में कन्वर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने एक ऐसा अपने नाम का साइकिल बनाया जहां इन्होंने टेस्ट किया, ट्राई किया कि जो हमारा हीट है, जैसे मान लो हीट है हमारा 10%, तो इनका मेन एम था कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने कार्नोट साइकिल को बनाया, मतलब कार्नोट मेड कार्नोट साइकिल टू demonstrate maximum convertibility of heat into work, ऑफ हीट इनटू वर्क।
इन्होंने इसीलिए बनाया ताकि हम मैक्सिमम हीट को वर्क में कन्वर्ट कीजिए। अब देखिए इन्होंने कैसे साइकिल बनाया, कितना गैस लिया, कौन सा गैस लिया, क्या क्या इनका प्रोसेस था, उसके बारे में हम बात जा रहे हैं करने। तो पहला क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ one mole of an ideal gas. The system consists of 1 mole of an ideal gas enclosed in a cylinder. Fitted with a piston. Which is subjected to a series of 4 successive operations. 4 successive ऑपरेशन। 4 तरह का इसमें ऑपरेशंस हुआ था। सबसे जो पहला ऑपरेशन था वो क्या था? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सबसे पहला हमारा ये प्रोसेस था। दूसरा क्या था हमारा? आइडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। दूसरा था हमारा आइडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तीसरा क्या था? आइसोथर्मल रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। और चौथा क्या था? आइडियाबैटिक रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। आइडियाबैटिक रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन। ये हमारा 4 प्रोसेस था। जो एक कार्नोट ने जो साइकिल बनाया था, उन्होंने इस 4 प्रोसेस के थ्रू ट्राई किया कि मैक्सिमम हीट को हम किस में कन्वर्ट कर दें? वर्क में। अब हम पहले इनकी बात करते हैं कि इनकी साइकिल कैसे बनी थी। चलिए, इन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान समझना है। इन्होंने एक प्रेशर वॉल्यूम कर्व लिया। क्या लिया? इन्होंने एक प्रेशर और इन्होंने एक वॉल्यूम को कर्व लिया, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। अब देखिए, इन्होंने 4 प्रोसेस कराया था। मान लो ये वाला अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको हम नाम दे रहे हैं पॉइंट ए। तो इन्होंने पहले ए से पॉइंट बी पर गया, फिर इन्होंने बी से पॉइंट सी पर गया, फिर इन्होंने सी से पॉइंट डी पर गया, और फिर इन्होंने डी से पॉइंट ए पर गया। अब देखिए, जब इन्होंने साइकिल लिया तो इन्होंने एक पाथ फॉलो किया। अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने एरो दिखाया। पहला हमारा काम हुआ ए से बी तक, फिर हम कहाँ गए? बी से सी गए, फिर हम कहाँ से आ गए? सी से डी आ गए, और फिर हम आ गए डी से ए आ गए। ठीक है, चलिए। अब आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी का कोऑर्डिनेट कैसे होता है? पहले एक्स लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं। इसमें वैसा नहीं, कुछ भी लिख दो। तो इन्होंने क्या किया कि जो पॉइंट ए है, इसका इसने प्रेशर माना P1 और वॉल्यूम क्या माना? V1। जो पॉइंट बी था, इसका इन्होंने प्रेशर माना P2, वॉल्यूम माना
V2। जो पॉइंट C है इसका इन्होंने प्रेशर माना P3, वॉल्यूम माना V3। जो पॉइंट 4 है इसका इन्होंने प्रेशर माना P4, वॉल्यूम माना V4। ये इनका एक प्रोसेस था। अब इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, किसको हम क्या बोलते हैं, वो हम एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं पहला में, तो एक बार क्या हुआ कि आपका मेन काम क्या था, हीट को वर्क कराने में। मतलब कुछ आप इसको हीट दोगे तभी तो जाके कुछ आपका वर्क करेगा, है कि नहीं। कुछ आप हीट दोगे तब तो जाके ये वर्क कराएगा, ठीक है। जो आपने हीट दिया, हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपने इसको Q2 दिया और इसको आप यहाँ से Q1 निकाल रहे हो, ठीक है। हम A से B को प्रोसेस नंबर 1 एज्यूम कर रहे हैं, B से C को प्रोसेस नंबर 2 एज्यूम कर रहे हैं, C से D को प्रोसेस नंबर 3 एज्यूम कर रहे हैं और D से A को प्रोसेस नंबर 4 एज्यूम कर रहे हैं। अब हम एक एक करके सारे को समझेंगे कि कैसे हमारा चारों प्रोसेस से हम मैक्सिमम हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे। डायग्राम सबको समझ में आ गया। चलिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहला प्रोसेस, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑपरेशन। किसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑपरेशन। जैसे हम क्या मानेंगे, A से B जा रहा है, ये वाला हमारा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब हम इनकी बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, जो गैस है, द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सली एंड आइसोथर्मली एट ए टेम्परेचर। मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जब हमारा A से B गया, तो इस B का जो टेम्परेचर है वो है T2 और जो C का हमारा टेम्परेचर है वो है T1। जब हम AB को हमने एज्यूम किया आइसोथर्मल रिवर्सिबल, मतलब A और B के पूरा प्रोसेस में टेम्परेचर दोनों जगह फिक्स है। मतलब अगर हम A एंड B की बात करें, ये वाला हमारा A का कर्व है, ये वाला B का कर्व है, यानी A का अगर प्रेशर हम P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो टेम्परेचर T2 ही होगा। उसी तरह अगर B का आपने प्रेशर P2 माना, वॉल्यूम V2 माना, तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, T2। क्यों? बिकॉज द प्रोसेस आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम क्या बोल रहे हैं, देखिए, अब अगर आपने A से B पर गया, तो हम एक एक की बात करेंगे। जब मैं A से B पर गया, यानी अगर हम बात कर रहे हैं A का और अगर हम बात कर रहे हैं B का, तो A पर हमारा टेम्परेचर T2 है, तो B पर भी हमारा टेम्परेचर T2 है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल। दूसरा, अगर हम ग्राफ में आते हैं, तो A एंड B का अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम के एक्सिस पर, तो A का वॉल्यूम कम है, B का वॉल्यूम ज़्यादा है। मतलब A का जो वॉल्यूम हम एज्यूम कर रहे हैं V1 और B का वॉल्यूम V2 है, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बड़ा है। तो मतलब कुछ ना कुछ हमारा सिस्टम पर काम हो रहा है, तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। मतलब आपने सिस्टम को कुछ हीट दिया है, आपने सिस्टम को हीट दिया तभी तो जाके हमारा वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर को आप चेंज नहीं किए। मतलब अब जो हमारा काम होगा, इट इज ड्यू टू हीट। और हमने ग्राफ में बताया था, हमने कितना बेटा हीट दिया है, हमने आपको हीट दिया है Q2। मतलब हमने इसमें Q2 हीट दिया। क्या दिया?
आई हैव गिवन Q2 हीट ताकि हमारा वॉल्यूम V1 से V2 एक्सपैंड करे। तो ये कब एक्सपैंड करेगा? जब ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब वॉट एवर द हीट यू आर गिविंग, ये क्या हुआ? ये हीट एब्जॉर्ब हुआ। क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब हुआ। मतलब हम Q2 को क्या लिख सकते हैं? हम Q2 को लिखेंगे प्लस Q2, क्योंकि हीट हमारा रिलीज नहीं हुआ, हीट हमारा क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। जब हमारा हीट एब्जॉर्ब हुआ तो ये सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। मतलब वॉट एवर द वर्क इज डन, इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या हो रहा है? वर्क डन बाय द सिस्टम। मतलब जो हमारा W होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा डेल यू का वैल्यू क्या होगा। हमारा ये तो आइसोथर्मल है ना, क्या नाम है प्रोसेस का? आइसोथर्मल। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट डेल टी बराबर 0। अरे हाँ कि ना? और आपको हम सिखाए थे डेल यू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एन सी वी डेल टी। आइसोथर्मल में डेल टी हो गया 0, तो हमारा डेल यू कितना हो जाएगा? 0। मतलब अगर अभी हम फॉलो करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो हमारा क्या है रिलेशन? डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। मतलब डेल यू तो हमारा पहले ही 0 आ गया यहाँ से। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारा क्यू आपने क्या लिया है? Q2 दैट इज इक्वल टू, और मान लो यहाँ पर हमने वर्क को एज्यूम किया एज W1, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ W1। मतलब जो भी हमारा हीट एब्जॉर्ब हुआ वो वर्क माइनस W मीन्स वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या हो गया? वर्क डन बाय द सिस्टम। यानी इसका वैल्यू क्या होगा? आपको हम पहले ही सिखाए थे कि जब हम रिवर्सिबल की बात करते हैं मतलब हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। यानी इस केस में हमारा वर्क डन का फॉर्मूला जो आपको हमने लास्ट क्लास में सिखाया था वो क्या होगा? वो हो जाएगा एन आर टी लॉन V2 बाई V1। हमने यहां पर क्यों नहीं दिया माइनस साइन? क्योंकि ऑलरेडी W हमारा नेगेटिव में है। तो ये हमारा हो गया Q2 इज इक्वल टू माइनस W1, जो हमारा क्या वैल्यू आ गया? nRT। अब देखिए, जब हमने AB का बात किया था तो हमने टेम्परेचर क्या एज्यूम किया है? T2। मतलब जो वर्क डन में जो हमारा टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? T2। हमने आपको पहले भी बोला था कि जो हमने गैस लिया बेटा वो कितना लिया है? 1 मोल। यानी यहाँ पर जो हमारा N का वैल्यू कितना हो? 1। यानी Q2 से जो हमारा वर्क डन हुआ वो क्या हो गया? RT2 लॉन का वैल्यू V2 बाई V1। ये हमारा हो गया पहला प्रोसेस में जो हीट वर्क डन में कन्वर्ट हुआ है। समझ में आपको आया कि नहीं? अब हम आ रहे हैं दूसरा प्रोसेस, यानी AB के बाद हम कहाँ आएंगे? एकदम एरो फॉलो करना है। A से B के बाद एरो कहाँ गया? B से C की A से D? B से C। अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रोसेस B to C। दूसरा हम जा रहे हैं बात करने सेकेंड ऑपरेशन। दूसरा हम जा रहे हैं बात करने सेकेंड ऑपरेशन। ये हमारा है आइडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये हमारा है आइडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। कौन से कौन हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं B से C का। B का हमने प्रेशर एज्यूम किया था P2, वॉल्यूम एज्यूम किया था V2, टेम्परेचर किया था T2। C का हमने प्रेशर एज्यूम किया P3, वॉल्यूम V3 एंड टेम्परेचर T1। टेम्परेचर हमने ग्राफ में क्या लिया था? T1 लिया था। ठीक है।
जो हम लेंगे वही एज्यूम करना है। अब हम इसकी बात करेंगे, तब क्या होगा इसमें, आप देख रहे हो कि इसका हमने बोल दिया रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब देखो, अगर हम मान लो बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें वॉल्यूम पर, और सी से भी अगर हम पर, जैसे मान लो अगर हमने वी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया वी पर और एक सी से ड्रॉ किया, तो हम क्या देख रहे हैं कि सी का वॉल्यूम ज़्यादा है एज कंपेयर टू बी। मतलब फिर से हमारा प्रोसेस क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ कि नहीं हुआ। मतलब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम क्या आपका देख रहे हैं कि इसमें जो भी हमारा गैस है ये भी गैस एक्सपैंड हो रहा है और हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं बी एंड सी का, तो हमारा जो वॉल्यूम बी का V2 है और सी का V3 है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन ये हमारा आइडियाबैटिक है। आइडियाबैटिक का मतलब जो भी हमारा हीट एब्जॉर्ब, दैट इज हीट एब्जॉर्ब जो भी होगा वो कितना हो गया, जीरो हो गया। अरे हीट एब्जॉर्ब कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया। मतलब कि अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, तो क्या होता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। हमारा क्यू ऑलरेडी जीरो है, क्यों, क्योंकि B2C इज एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो हमारा क्या आ गया, W इज इक्वल टू डेल यू, इसको हम W2 मानते हैं। मतलब आइडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में जो भी हमारा काम हो रहा है, इट इज ड्यू टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब जो भी हमारा इंटरनल एनर्जी होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि जब इंटरनल एनर्जी होगा तो इट इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा डेल यू होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ W2। क्यों, क्योंकि वर्क हो रही है सिस्टम पर, कार्नोट साइकिल पर ही काम हो रही है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, कार्नोट साइकिल ही काम कर रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ये हमारा आ गया आइडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। इसके लिए हम क्या सिखाए थे, क्या होगा इसका डेल यू बराबर माइनस एन सी वी डेल टी। अभी हमने बोला था कि हमने गैस कितना एज्यूम किया है, गैस एज्यूम किया 1 मोल, तो हम n का वैल्यू यहाँ कितना पुट कर देंगे, 1। तो ये क्या होगा, माइनस सी वी डेल टी, चेंज ऑफ टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल में हमारा कितना है, T1 है और बाद में कितना है, T2 है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, चेंज ऑफ T2 माइनस T1। ये हमारा हो गया कि जो भी वर्क डन हुआ ऑन द सेकेंड प्रोसेस दैट इज B2C, इट इज ड्यू टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट प्रोसेस में मेरा वर्क डन कैसे हुआ था, हीट एब्जॉर्ब से। कुछ समझ में आया दोनों, पहला क्या दूसरा क्या है, ये बेटा आप लोग को फिजिक्स में भी यूज आएगा, सेम कंडीशन रहेगा। हम बात कर रहे हैं तीसरा का, हम बात कर रहे हैं आपका तीसरा का, थर्ड ऑपरेशन। हम बात कर रहे हैं थर्ड ऑपरेशन, ये वाला हमारा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। आइसोथर्मल रिवर्सिबल
कॉम्प्रेशन। मतलब अब हम इसकी बात करें, ये हमारा हो गया B2C। B2C नहीं हुआ, C2D। ये हमारा हो गया C से D और हमारा एरो कुछ इस तरह से था। हमने P पर जो एज्यूम किया था ग्राफ में, इसका प्रेशर P3 था, वॉल्यूम V3 था, टेम्परेचर T1 एज्यूम किए थे। और D का हमने प्रेशर P4, वॉल्यूम V4। अब आप देख रहे हो कि जो आपका CD है ये आइसोथर्मल है, मतलब पूरे प्रोसेस में जो हमारा टेम्परेचर वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि इसमें हमारा क्या हो रहा है। जब ये आइसोथर्मल की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि इसमें जो हमारा डेल्टी है वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, आइसोथर्मल। अब अगर हम डेल यू की बात करें तो डेल यू क्या होता है हमारा, NCV डेल टी, और डेल टी हमारा 0 हो गया, तो डेल यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है हमारा, डेल यू इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल यू कितना हो गया हमारा, 0। अब हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं Q1, क्या हीट दे रहे हैं, Q1, और जो हमारा वर्क हो रहा है उसको हम मान रहे हैं W3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि माइनस ऑफ Q1 इज इक्वल टू W3। अब देखिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट C पर वॉल्यूम ज़्यादा है एंड पॉइंट D पर वॉल्यूम कम है, मतलब ये क्या हो गया, कॉम्प्रेशन। क्योंकि अगर आप ग्राफ देखो और ग्राफ से अगर आप C का लाइन ड्रॉ करो और आप D का लाइन ड्रॉ करो, तो क्या देख रहे हो कि D का वॉल्यूम कम है, C का ज़्यादा है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम इज मैक्सिमम एंड फाइनल वॉल्यूम इज मिनिमम, देयरफॉर कॉम्प्रेशन। और कॉम्प्रेशन होते ही हमारा वर्क क्या हो जाता है, पॉजिटिव। कैसे, देखो हमने यहाँ पर W3 क्यों लिया पॉजिटिव, आपको पता है कि वर्क डन होता है -P ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल, यानी हमारा ये तो -P रहेगा। अब V फाइनल छोटा है और V इनिशियल बड़ा है क्योंकि कॉम्प्रेशन हो रहा है, मतलब इसका भी वैल्यू समथिंग माइनस ऑफ डेल V आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये आ जाएगा हमारा P डेल V। इसीलिए यहाँ पर हमने वर्क डन क्या लिया, पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव, Q हमारा क्या हुआ, माइनस Q क्या शो किया कि हीट इज रिलीज्ड आउट, मतलब जो भी हमारा काम हो रहा है इट इज ड्यू टू द हीट गिवन फ्रॉम द सिस्टम, मतलब वर्क पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, इसको हम ये बोल सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस heat is, that is Q1, is given out to the surrounding and W पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि वर्क W3 is done on the system, यानी ये वाला हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल कॉम्प्रेशन आपको सिखाए थे एक्सप्रेशन हम, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 इज इक्वल टू W3, जो क्या हो जाएगा R, टेम्परेचर क्या था T1, देखिए हमारा टेम्परेचर क्या था T1, तो R ऑफ T1 इंटू लॉन V फाइनल माइनस V इनिशियल,
मतलब ये क्या हो जाएगा V4/V3। देखिए इनिशियल हमारा क्या था V3, फाइनल क्या था V4, यानी क्या हो गया V4/V3। ये हमारा थर्ड प्रोसेस का क्या हो गया जो हीट वर्क में कन्वर्ट हुआ। क्लियर। अब मैं आ रहा हूं लास्ट प्रोसेस में। अब हम लास्ट में आ रहे हैं फोर्थ ऑपरेशन। अभी नहीं, 1 घंटा रोक देंगे फिर लगा देंगे, फिर इसको आप देखना। हम बात कर रहे हैं फोर्थ ऑपरेशन। फोर्थ कहां से कहां गया था हमारा, डी से ए गया था और एरो ऐसा था। हम डी का क्या पॉइंट एज्यूम किए थे V4 P4 T1 और ए का P1 V1 T2। ये वाला जो प्रोसेस है ये वाला जो प्रोसेस है ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा आइडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जब आइडियाबैटिक है तो हमारा Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो क्या होता है हमारा del U इज इक्वल टू Q प्लस W, यानी Q क्या हो गया 0। और इसको हम मानते हैं वर्क फोर, मतलब जो भी हमारा वर्क डन हो रहा है इट इज ड्यू टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। और अगर हम देखें हैं कि D का वॉल्यूम कम है और A का वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब अगर हम D एंड A की हम बात करते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम प्रोसेस जा रहे हैं D से A का तो हमारा D का वॉल्यूम कम है और A का वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी ये हमारा आइडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन है। तो इसका जो हमारा वर्क डन होगा del U इज इक्वल टू W4, वो क्या होता है हमारा CV टेम्परेचर ऑफ T2 माइनस T1। ये हमारा हो गया फोर्थ प्रोसेस का जो हमारा वर्क डन हुआ। यानी क्या देख रहे हो कि जो आपके पास 4 प्रोसेस था, 2 प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल, 2 प्रोसेस हुआ आइडियाबैटिक, 2 में काम हुआ हीट से, 2 में काम हुआ इंटरनल एनर्जी से। अब देखो, अब अगर हम नेट सबको जोड़ के देखें कितना हमारा जो हीट दिए थे वो कितना यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हुआ। क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड, द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड Q, हम पूरा हीट को क्या मान रहे हैं Q, और हम गैस को क्या माने थे आइडियल गैस। द नेट हीट एब्जॉर्ब्ड Q बाय द आइडियल गैस in the cycle is given by in the cycle is given by क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू, आप क्या देख रहे हो इसमें, अगर हम ग्राफ की बात करें तो आप क्या देख रहे हो कि Q वाला हीट एब्जॉर्ब हुआ तो Q2 प्लस हो जाएगा और Q1 वाला हीट रिलीज हुआ तो Q1 क्या हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। यानी जो टोटल हीट हुआ वो हमारा क्या हुआ माइनस ऑफ Q1
प्लस ऑफ Q2, यही दो हीट दिए थे, लेकिन एक हीट एब्जॉर्ब हुआ तो साइन दे दिए प्लस, और एक हुआ रिलीज, साइन दे दिए माइनस। अब अगर हम बात करें इक्वेशंस का, तो Q1 Q2 का हम वैल्यू निकाले थे। हमारा Q1 का वैल्यू कितना आ रहा है, R, देखो RT1 ln V4 बाई V3। तो हमारा Q1 का वैल्यू आ रहा है RT1 ln ऑफ V4 बाई V3। और अगर हम बात करें हमारा Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है, जो हम फर्स्ट प्रोसेस है, RT2 ln V2 बाई V1। हमारा Q2 का वैल्यू आ रहा है RT2 ln V2 बाई V1। ये हमारा वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको आपस में कन्वर्ट करना है। ये हमारा हो गया नेट हीट, जो हमने सिस्टम में क्या एब्जॉर्ब हुआ, क्या रिलीज हुआ। अब देखो, इसको आप अगर ऐसे भी लिख सकते हो कि R ऑफ T2 ln ऑफ V2 बाई V1 माइनस R ऑफ T1 ln ऑफ V3 बाई V4। ऐसा हमने क्यों लिखा, आपको हम सिखाए थे कि अगर आपके पास ln 4/3 है तो आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ ln 3/4। तो यही जो हमारा पहला था V4/V3, मैंने माइनस साइन दे क्या लिख दिया, V3/V4। ये आप नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन हमें और सिंप्लीफाई करने के लिए ये हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा आइडियाबैटिक भी प्रोसेस हुआ है, आइसोथर्मल भी हुआ है। पहला हम बात करते हैं कि according to the expression governing adiabatic change, governing adiabatic change, हमने आपको पहले ही प्रूफ कराया था। हमने आपको क्या लिखवाया था कि T2/T1 विल बी इक्वल टू V3/V2 का पावर गामा -1। ये वाला हमारा केस कब हो गया, जब आपका प्रोसेस एक्सपेंशन कर रहा है। अगर हम बात करें कॉम्प्रेशन का, तो क्या हो जाएगा, T1/T2 इज इक्वल टू V1/V4 का प्रोसेस गामा -1। ये वाला कब हम बात करेंगे, जब ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेशन। ये क्या हो गया, कॉम्प्रेशन। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि T2/T1 एंड T1/T2 इज इक्वल टू V3/V4। और तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि जो हमारा T1 T2 को अगर हम सेम कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं कि V3/V2 विल बी इक्वल टू V4/V1। अब हम ये वाला टर्म यहाँ पुट करें कब, जब हम V2, V1, V3, V4 को आपस में रिलेट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम V2 को ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, V2/V1 इज इक्वल टू V3/V4। आया कि नहीं आया, ये आ गया ये वाला। अब क्या होगा, अब यही वाला जो वैल्यू है, ये वाला जो हमारा वैल्यू है, हम इसमें पुट करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फर्दर हमारा क्या कन्वर्ट कर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा
जो टोटल Q था जिसको हम लिखे थे माइनस ऑफ Q1 प्लस ऑफ Q2, और इसको हम फाइनल में क्या लिखे थे, R ऑफ T2 लॉन V2 बाई V1 माइनस R ऑफ T1 लॉन ऑफ V2 बाई V1। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप क्या देख रहे हो कि सब सेम हो गया, तो हम क्या करेंगे, R लॉन ऑफ V2 बाई V1 को कॉमन निकालें और यहाँ क्या बचेगा, T2 माइनस T1। तो ये हमारा हो गया नेट हीट, जो हमारा किस में गया था, कार्नोट साइकिल में। अब हम नेट वर्क निकालेंगे, कितना हमारा हीट से वर्क, मेरा मेन एम क्या था, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना और मैक्सिमम वर्क को। तो अगर हम बात करें नेट वर्क डन, या हम बात करते हैं नेट वर्क डन, देखिए कितना हो जाएगा W, और हमारा चारों प्रोसेस में कुछ ना कुछ काम हुआ है, मतलब इसको क्या लिखेंगे हम, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ऊपर आप चारों अगर प्रोसेस देखोगे तो उसमें आपका W1 नेगेटिव था, W2 नेगेटिव था, W3 पॉजिटिव था, W4 पॉजिटिव था ना। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो हमारा W1 था वो क्या था, R ऑफ T2 लॉन ऑफ V2 बाई V1। W2 कहाँ आया था, आइडियाबैटिक में आया था, तो इसमें क्या था हमारा CV T2 माइनस T1 प्लस, ये हमारा W1 हो गया, W2 प्लस W3 क्या था हमारा, R ऑफ T1 लॉन ऑफ V4 बाई V3, और W4 क्या था, CV T2 माइनस T1। तो आप क्या देख रहे हो कि W2 W4 दोनों बराबर है, यानी ये वाला हमारा पार्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी यहाँ से हमारा क्या बचेगा, R ऑफ T2 लॉन V2 बाई V1 प्लस R ऑफ T1 लॉन V4 बाई V3। अगर V4 बाई V3 को हम लिखे V3 बाई V4 तो साइन माइनस आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, R ऑफ T2 लॉन V2 बाई V1 माइनस R ऑफ T1 लॉन V3 बाई V4। अभी हम आपको प्रूफ किए थे कि ये दोनों बराबर होता है, V2 बाई V1 इज इक्वल टू V3 बाई V4। यानी अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, R ऑफ T2 लॉन V2 बाई V1 माइनस R ऑफ T1 लॉन V2 बाई V1। कॉमन निकाले, R ऑफ लॉन V2 बाई V1, यहाँ हो जाएगा T2 माइनस T1। यह हमारा क्या हो गया, वर्क डन नेट। तो हम क्या देख रहे हैं कि जितना हमने हीट दिया था Q, हम यही देख रहे हैं, जितना हमने हीट दिया था उतना ही हमारा पूरा का पूरा वर्क डन कन्वर्ट हो चुका है। अरे है कि नहीं, देखो दोनों वाले सेम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 Q इज इक्वल टू W, 10 Q इज इक्वल टू W हो गया। देयरफॉर फॉर साइक्लिक प्रोसेस
देयरफॉर फॉर साइक्लिक प्रोसेस मतलब जिस पॉइंट से आपने प्रोसेस स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर आके एंड करना। देयरफॉर फॉर साइक्लिक प्रोसेस द एसेंशियल कंडीशन is that net work done is equal to heat absorbed। क्या है? net work done is equal to heat absorbed and this condition satisfy कार्नोट साइकिल। क्या कर दिया? ये कार्नोट साइकिल्स का जो स्टेटमेंट था उसको इसने थ्योरेटिकल प्रूफ किया। ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, थ्योरी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि चलो वो तो हो गया, ये हमने थ्योरी पर देख लिया। अब एक्चुअल में हम कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं? क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी। हम एक्चुअल में जा रहे हैं बात करने। कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स एफिशिएंसी। कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल या इंजन। हम बात कर रहे हैं किसका? एफिशिएंसी का। अब देखो क्या होगा। तो क्या होता है, जो हम एफिशिएंसी का सिंबल होता है ये वाला ईटा इज डिफाइंड एज, क्या होता है ये? नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब। यही हमारा होता है। तो अभी अगर हम ग्राफ की बात करें तो जो हमारा एफिशिएंसी है, नेट वर्क डन क्या था? W, और कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ था? Q2। यही था ना आपका? तो ये हो गया हमारा एफिशिएंसी। अब हम बात कर रहे हैं कि टोटल वर्क डन। हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा टोटल वर्क डन था, जो हमारा W है, वो अभी हमें निकाला था। यहां पर कितना आया था? ये हमारा आया था RT2 माइनस T1 ln ऑफ V2 बाई V1। और जो हमारा नेट हीट अब्जॉर्ब था, नेट हीट एब्जॉर्ब, वो हमारा कितना था? Q2। वो कितना था हमारा? Q2 था। और हमारा जो Q2 का वैल्यू था वो कितना आ रहा था? R ऑफ T2 ln ऑफ V2 बाई V1। ये हमारा क्या हो गया? नेट हीट एब्जॉर्ब। क्लियर है? Q2 हीट एब्जॉर्ब हुआ था, Q2 हीट एब्जॉर्ब हुआ था और नेट वर्क डन हमारा इतना हुआ था। अब हम इसको पुट करें इसमें और निकालने वाले से वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी, तो ये वाला हम वैल्यू वर्क यहाँ पुट करेंगे और T2 यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा एफिशिएंसी कितना आएगा? नेट वर्क डन कितना हो जाएगा? ये R ऑफ T2 माइनस T1 ln ऑफ
V2 बाई V1, ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन। नीचे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, R ऑफ T2 लॉन ऑफ V2 बाई V1। हम क्या देख रहे हैं, R कैंसिल होगा, लॉन V2 कैंसिल होगा, यानी क्या बचेगा, ये T2 माइनस T1 बाई T2, यानी ये कितना आ जाएगा, T2 बाई T2 माइनस T1 बाई T2, यानी ये कितना आ जाएगा, 1 माइनस T1 बाई T2। ये क्या हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमिलरली, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिमिलरली जो हमारा एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब। तो जो हमारा वर्क डन हुआ था, तो 2 बार में हमारा हीट से वर्क डन हुआ था और 2 बार में इंटरनल एनर्जी से वर्क डन, याद है। देखो जैसे अगर हम बात किए थे प्रोसेस 4 का, तो इसमें जब हम बात किए थे आपके प्रोसेस 4 का, प्रोसेस 4 में किससे वर्क डन हुआ था, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी से। प्रोसेस 3 में कैसे वर्क डन हुआ था, माइनस ऑफ Q1 में। प्रोसेस 2 में कैसे वर्क डन हुआ था, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी से। प्रोसेस 1 में कैसे हुआ था, हीट एब्जॉर्ब। मतलब 2 बार में हमारा वर्क डन हीट में हुआ था। तो अगर हम वर्क डन को हीट में बात करें, तो वर्क डन हमारा कैसे कैसे हुआ था, एक बार हमने लिया था Q2 और एक बार हमने क्या लिया था, माइनस ऑफ Q1, और नीचे हमारा आ गया Q2। इसको अलग अलग करो तो क्या हो जाएगा, ये Q2 बाई Q2 माइनस Q1 बाई Q2। ये कितना हो गया, 1 माइनस Q1 बाई Q2। तो ये हमारा हो गया एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ हीट, और ये हो गया एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। जिसमें क्वेश्चन दिया हो आप वो यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो अब इससे आपने क्या देखा कि टेम्परेचर और हीट में आपको क्या लगा चेंज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि thus the larger the temperature difference, thus larger the temperature difference between high and low temperature reservoir, low temperature reservoir, the more heat is converted to work by heat engine, by heat engine। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि सिंस T2 माइनस T1 बाई T2 ये लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम पूरा सॉल्व करें तो क्या आएगा, T2 बाई T2 माइनस T1 बाई T2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 बाई T2। मतलब 1 से माइनस हुआ, मतलब ओवरऑल क्या हुआ, ये वाला 1 से छोटा हुआ। जब 1 से ये छोटा हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। यानी एफिशिएंसी बराबर होता है हमारा T2 माइनस T1 बाई T2, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब। लेकिन एफिशिएंसी क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया।
मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब, जो एफिशिएंसी है, इट इज लेस देन 1। मतलब जो हमारा वर्क डन है वो हमारे हीट से बहुत कम हुआ। मतलब जितना आपने हीट दिया उससे वर्क कम हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, दिस मीन्स only a part of heat absorbed, only a part of heat absorbed by the system. This means only a part of heat absorbed by the system at high temperature is transformed into work. Is transformed into work. तो बाकी हीट क्या हुआ? Then the rest heat is given to the surrounding. Is given to the surrounding. As a result, अब क्या हुआ? जितना आपने हीट दिया उतना तो वर्क नहीं हुआ। मतलब जो हमारा एफिशिएंसी है वो हमेशा 1 से क्या होगा? छोटू होगा। समझ में आ रही है? ऑलवेज लेस देन 1। Hence, we can say that it is impossible to convert heat into work completely. It is impossible to convert heat into work completely. तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? कार्नोट साइकिल। क्या हो गया ये? कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा रहेगा एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम स्टेट। वो हमारा क्या रहेगा? एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम स्टेट।